माना कि मुश्किल भारी है, माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझमें क्या लाचारी है। यह हार नहीं बाहर की है, तूने भीतर से हिम्मत हारी है। उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, न उठ तू यूं ही लेटा रह। सब जाग रहे हैं तू सोता रह, सब जाग रहे हैं तू सोता रह। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना काउंसलिंग गुरु रवि प्रकाश शर्मा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम सीबीएसई और आईएससी वालों का शुरू होने वाला है। बहुत ही कुछ दिन बचे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि हमें क्या प्लानिंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए जिससे मैं अच्छा स्कोर कर सकूं, 40 आउट ऑफ 40 ला सकूं। ठीक है बच्चों, तो इसी के रिगार्डिंग हम आज का वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें आपको हम 2-3 टॉपिक कवर करेंगे कि हमें टर्म 1 के हिसाब से क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, उनको क्या क्या हमें माइंड में फोकस करके पढ़ाई करने हैं, कैसे हमें स्ट्रेटजी बनानी है डे वाइज, कि हम पूरा शेड्यूल इसको फोकस अच्छे से करके हम सारा शेड्यूल एक वीक में 7 डेज का जो हमारा टाइम मिल रहा है उसमें रिवाइज कर पाएँ। और साथ ही में आप यहाँ देख रहे होंगे कि जेई नीट प्लस टर्म 1 एग्ज़ाम ओनली 40 आवर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर्ड। मतलब अगर आप जेई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ आपको टर्म 1 का अगर एग्ज़ाम देना है तो क्या 48 घंटा हमारे लिए सफिशिएंट है? जी हाँ, 48 घंटा आपके लिए सफिशिएंट है। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे 48 आवर इज इनफ फॉर जेई और नीट स्कॉलर्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताऊं कि हमारा स्टूडेंट कैटेगरीज कैसे कैसे आ रहे हैं। बच्चे, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हमारे पास वो लोग हैं जो या तो 35 से 40 वाले रेंज में हैं, जो मतलब ये मार्क्स है, ये देखिएगा इन मार्क्स है 35 से 40 लाने वाले कैटेगरी के हैं, ये 25 से 35 मार्क्स वाले हैं, और ये 15 से 25 हैं, और कुछ हैं 0 से 10 मार्क्स वाले। तो देख रहे हैं जो पाई चार्ट में आप देख रहे होंगे कि 50% लोग ऐसे हैं, 50% मैं ऐसा रखा हूं जो 35 से 40 स्कोर कर सकते हैं इजीली, आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो 50% स्टूडेंट्स वैसे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, और एक ब्लू टिक में देखिए 25% को मैं वैसा रखा हूं बच्चों को जो 25 से 35 कर सकते हैं। मतलब कितना, 50 प्लस 25 75% हमारे बच्चे जो हैं वो 25% का मतलब हुआ 60% एंड एबव स्कोर कर रहे हैं। 50% प्लस 25% इक्वल टू 75% स्टूडेंट्स जो हैं हमारा अच्छा कर रहे हैं। कितना ला रहे हैं? 60% एंड एबव वाले में हैं। तो बच्चों आप अपना चूज कर लो प्लान, और मैं इसी प्लान के तहत आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ये देखिए 0 से 10 वाले भी कुछ बच्चे हैं जो 10% है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे वाले भी बच्चे होंगे जो अभी तक शुरू ही नहीं किए होंगे, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमें क्या करना है। टर्म 1 हो जाएगा ऐसे बोलते हैं बच्चे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है। और आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप जेई और नीट के अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो लास्ट का 48 आवर्स जो है एग्ज़ाम शुरू होने से 48 आवर्स उस पर ज़्यादा फोकस करने के बारे में बताऊंगा। ओके, सो दिस इज़ द स्टूडेंट्स कैटेगरी जो हमारे जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उसको मैं इस पार्ट में बांटा हूँ। तो आप इसमें पुट कर लीजिए कि हम किस कैटेगरी वाले में हैं, ठीक है, कितना हमारा स्कोर है, और वो हम कैसे उसको आगे मॉडिफाई करें। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज द स्टूडेंट्स जोन है कि कौन बच्चा किस में है और चैप्टर वाइज उसका क्या स्टेटस है। आप बच्चों सारे चैप्टर्स को मैं कहूँगा 3 में डिवाइड कर लीजिए, ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे चैप्टर्स को, एवरी चैप्टर्स
सारे चैप्टर्स को इस 3 जोन में बांट लीजिए। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं कि आप जब टर्म 1 का तैयारी कर रहे हैं या फिर जेई नीट कर रहे हैं तो इस बार एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स हो रही है, जिसका 90 मिनट ड्यूरेशन दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसी बोर्ड से हो, तो आप 11th या 12th का जो भी बोर्ड दे रहे हो, आप 10th 12th में जो भी हो, आपका एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है। तो सारे चैप्टर्स, फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, मैथ्स में क्या है, बायोलॉजी में क्या है, इंग्लिश में क्या है, कंप्यूटर साइंस में क्या है, सारे चैप्टर्स को एक जगह लिखो। इन 3 डिफरेंट जोन में लिख दो, ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन। ग्रीन जोन में मैक्सिमम टॉपिक्स आएंगे। मैं क्या देखो यहाँ लिखे हैं, ग्रीन जोन के बोला हूँ डन, मतलब 70% टॉपिक आपको, सारे सब्जेक्ट मिला के 70% टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से आते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द ऑलमोस्ट डन, दैट मीन्स येलो कैटेगरी। येलो कैटेगरी में ऑलमोस्ट डन मतलब 25%। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो आपको लगता तो है कि हो गए हैं, लेकिन उस पर थोड़ा समय देना अति आवश्यक है, जिससे वो आगे चल के बहुत ही अच्छा हम कर पाएं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डन वाले में मैं 25% रखा हूं, मतलब आप इस पर समय दीजिएगा तो आप कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वन इज द रेड जोन। रेड जोन में बच्चों कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपने अभी तक उसको टच भी नहीं किया है, मतलब नो आइडिया कि हम इसको अच्छे कर पाएंगे या ना कर पाएंगे, या इससे कोई क्वेश्चंस आए तो मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो 5% इज द, क्योंकि बहुत ही कम चैप्टर्स होते हैं जिनके बारे में आपको आइडिया ही नहीं होता है, या जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो छोड़ ही के चलते हैं कि यार छोड़ो इसको, क्या बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक आपको कुछ होंगे जो आप टर्म 1 के हिसाब से नहीं पढ़ाई किए होंगे और उसके आइडिया भी नहीं होगा कि क्या करना है। सो ओवरऑल 70 + 25 मीन्स 95% आपका डन है। डन वाले कैटेगरी में मैं कर रहा हूँ, डन प्लस ऑलमोस्ट डन 95% है, मतलब आप 95% टर्म 1 में मिनिमम ला रहे हो। आप अगर अच्छे से थोड़ा सा ब्रशअप कर दिए, थोड़ा सा मेहनत कर दिए, थोड़ा सा फोकस्ड और प्लान्ड वे में अगर आप अपना रिवीजन कर दिए तो आप मिनिमम 95% ला रहे हो। 95% का मतलब होता है मोर देन, दैट मीन्स 36 to 37 नंबर आउट ऑफ 40। इतना नंबर आप इजिली ले आ रहे हो, मतलब आउट ऑफ 40 इजिली ले आ रहे हो। अगर कोई बच्चा अच्छे से प्लान वे में अच्छे से बस 5% और इस पे फोकस को करना है, 40 आउट ऑफ 40 इजिली मिलेगा। तो मेन रोल इज दिस फॉर 40/40। अगर जिस बच्चे को ये लग रहा है तो सबसे बड़ा प्रिपरेशन के लिए यही चीज करना पड़ेगा, मतलब 40 में 40 लाना है। तो जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि रेड जोन में है, उसको आप अच्छे से करके आप उसको 100% रिजल्ट यहाँ पे आप दे सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो आप कहोगे कि सर बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो इसके लिए क्या क्या आपको फॉलो करने चाहिए प्लान्स। तो कुछ प्लान्स के बारे में मैं आपको 7 डेज प्लान बताऊंगा। जैसे कि मैं कवर पेज पे आप देखे होंगे कि मैं लिखा था 7 डेज स्ट्रेटजीज। तो 7 हम डेज का एक पर्टिकुलर डे वाइज बना के आपको प्लान देंगे, उस हिसाब से आपको करना है। अगर आपका एग्जाम 7 डेज के बाद है तो बस जस्ट उसी वीक को जो हर एक दिन का प्लान रहेगा उसी को रिपीटेशन में डालकर उसको आपको करना है। सो लेट्स बिगिन। दैट इज द डे वाइज प्लान। आप यहाँ देख रहे होगे डे वाइज प्लान में क्या है। डे 1 में सब्जेक्ट 1 आपको पढ़ाई करना है, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी रीडिंग इज द कंपल्सरी फॉर द बोर्ड प्रिपरेशन। कोई भी बच्चा हो, जेई का हो, नीट का हो, या सिंपल कोई स्कूल लेवल पे पढ़ाई कर रहा हो, सभी के लिए एनसीईआरटी इज द मस्ट। तो आप 2 सब्जेक्ट पढ़िए फर्स्ट डे, और उसका एनसीईआरटी से कनेक्शन होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आप सबसे शुरुआत एनसीईआरटी से ही कीजिए। अगर एनसीईआरटी का अगर नहीं हो रहा है तो आप लेक्चर्स नोट्स वगैरह पढ़ लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, यूट्यूब पे जाकर देख लीजिए। ओके, मूव टू द डे 2। सेकेंड डे आपको क्या करना है। सेकेंड डे क्या करना है कि जो थर्ड सब्जेक्ट है, मान लिया आपने यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा और यहाँ पे आपने मैथ्स पढ़ा, ठीक है। सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 फिजिक्स मैथ्स पढ़ लिया। तो सब्जेक्ट 3 आपका जो केमिस्ट्री है, तो डे 2 में आप केमिस्ट्री पढ़िए, और सब्जेक्ट 1 + 2 मतलब फिजिक्स और मैथ का आप एमसीक्यू
जो एग्जाम में एमसीक्यू आ रहे हैं, आप इन दोनों का फिजिक्स कॉमा मैथ का एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मतलब आपको केवल वो काम करने हैं जो आपने डे 1 में पढ़े हो, उसी का एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, प्लस एनसीईआरटी रीडिंग प्लस वन शॉट। वन शॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक नया टर्म आपको लग रहा होगा, वन शॉट। बच्चों वन शॉट का मतलब बता देते हैं, जो एक बेसिक आप स्कूल लेवल में पढ़े होगे, समरी ओवरव्यू करके आप एक टर्म पढ़े होगे, इसी को एक टेक्निकल वर्ड है वन शॉट। वन शॉट का मतलब है आप 1 पेज पे एक पूरा चैप्टर का कंक्लूजन निकालिए, एक पूरा कंक्लूजन फॉर्मूला सीट उस पर बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, और उस वन शॉट का मतलब एक बार आप उस पेज को देख लीजिए, दैट शुड बी द फाइनल प्रिपरेशन एंड कंक्लूजन फॉर दैट चैप्टर। तो वन शॉट का मतलब यही है कि वन शॉट आप उस चैप्टर का जो पढ़ रहे हैं, इस 2 चैप्टर को जो आपने सब्जेक्ट को पढ़ा, उसका वन शॉट पढ़ लीजिए। ऐसे ही हम डे 3 में करते हैं सब्जेक्ट फोर्थ आपका सब्जेक्ट मान लीजिए कंप्यूटर साइंस है, या फिर आप 10th के हो तो हिंदी इंग्लिश होगा, या 12th में भी हो तो हिंदी इंग्लिश होगा। तो इसी प्रकार से आपको डे 3 डे 4 डे 5 तक आपको फॉलो करने हैं, देखने हैं, डे 1 डे 2 डे 3 डे 5 दिन आपको ये सब्जेक्ट वाइज फॉलो करने हैं। छठा दिन आप देख रहे हैं एनसीईआरटी रीडिंग, और सब्जेक्ट को भी पढ़ना नहीं है। 5 दिन आपको जो डिटेल पढ़ना था, सारा टॉपिक जो पढ़ना था, जैसे कि 12th हम अब देख रहे हैं सीबीएसई में कि 5-6 टॉपिक्स हैं 12th में, ठीक है, और केमिस्ट्री में 5-6 टॉपिक्स हैं, मैथ्स में 4-5 टॉपिक्स हैं, ऐसे ऐसे करके 5 दिनों में हर टॉपिक को अगर एक टॉपिक हर दिन पढ़ते हैं तो 5 या 15 से 17 टॉपिक आराम से 5 दिन में हो जाएंगे। ये सारे पढ़ने के बाद, सारा कंक्लूजन करने के बाद, हर चैप्टर का वन शॉट पढ़ने के बाद आपको डे 6 में मूव होना है। डे 6 क्या कहता है, एनसीईआरटी रीडिंग प्लस वन शॉट प्लस सैंपल पेपर फॉर ऑल सब्जेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये देखिए डे 6 एनसीईआरटी रीडिंग प्लस वन शॉट प्लस सैंपल पेपर। आप सैंपल पेपर जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे कि हमारा टर्म 1 का प्रिपरेशन कैसा है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं डे 7 का। डे 7 क्या है, डे 7 सैंपल पेपर ऑल सब्जेक्ट प्लस डाउट रिमूवल। आपने 6 दिन में जितना पढ़ाई किया, डे 6 में आपने जितना सैंपल पेपर दिया, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वो सारा डाउट रिमूवल आपको डे 7 में करना है। मतलब आपको पूरा दिन डाउट सॉल्व करने हैं, आइदर चैप्टर में हो, वन शॉट में हो, सैंपल पेपर में हो, किसी में भी डाउट हो रहा है, थ्योरी पार्ट में हो, न्यूमेरिकल पार्ट में हो, आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व आप 2 केस में कर सकते हैं, या तो आप नोटबुक में जाइए, प्रीवियस नोटबुक जो आप लिखे हो क्लास के दौरान उसमें जाइए। अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हो तो आप कोचिंग के थ्रू आप टीचर को पकड़िए, वहाँ से कहिए कि सर हमारा ये डाउट है, उसको सॉल्व आउट कीजिए। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कुछ भी हो जाए सैंपल पेपर जरूर देना है, क्योंकि आपको एक इन्वायरमेंट बताएगा, आपको एक फॉर्मेट बताएगा कि हमारा एग्जाम किस मोड में होने वाला है। सैंपल पेपर नहीं दोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो सैंपल पेपर इज इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मैं वहां पे क्यों लिखा कि 48 आवर इज इनफ। 48 आवर मैं बता रहा हूं कि आप जेईई और नीट प्रिपरेशन के लिए हो, जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हो। 48 आवर मतलब होता है 2 डेज। 2 डेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट वन इज, मान लीजिए कि आपको 26 ऑफ नवंबर को फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, तो 2 डेज बिफोर 48 आवर्स मतलब 2 डेज बिफोर कब हुआ है, 24 नवंबर। ठीक है, तो 24 नवंबर को एक डे मान लीजिए और 25 नवंबर को एक डे मान लीजिए। 24 नवंबर को आपका जो ए प्लान है D6, मैं एक जेईई और नीट वाले बच्चों को बता रहे हैं, जेईई और नीट के जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, मैं उनके लिए प्लान बता रहा हूं क्या कि डे 6 का जो शेड्यूल है एनसीईआरटी रीडिंग प्लस वन शॉट प्लस सैंपल पेपर, आप यहाँ पे डे 6 का प्लान 24 नवंबर को फॉलो कीजिए।
अब 25 नवंबर को क्या करना है, डे 7 का प्लान। डे 7 का प्लान क्या है, डे 7 का प्लान है कि आपने सारा टॉपिक पढ़ रखा होगा, बस आपको सैंपल पेपर और डाउट रिमूवल करना है। आप पूरा इंटायर वीक आप खराब मत कीजिए, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम मिला है रिवीजन के लिए। आप टर्म 1 के नाम पे ही उस चैप्टर को पढ़िए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नया टॉपिक पढ़िए, नया चैप्टर पढ़िए जो टर्म 1 में नहीं आ रहा है, नहीं। आप चाहे बोर्ड के हो, चाहे जेई के हो, चाहे नीट के हो, टॉपिक वही पढ़िए जो टर्म 1 में आ रहा है, सिलेबस जो है आपका वही पढ़िए, लेकिन उस टॉपिक उस चैप्टर को डेप्थ में जाइए। अगर आपका एग्जाम इलेक्ट्रोस्टेट का आ रहा है फिजिक्स में, तो इलेक्ट्रोस्टेट को डेप्थ में जाइए, उस पर 1 दिन के जगह 2 दिन दीजिए। मतलब जेई का हो, नीट का हो, उसको भी करके निकलिए, साथ में बोर्ड तो चल ही रहा है। इस बार बहुत ही आसान है जेई और नीट बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि वो एमसीक्यू ही पढ़ते हैं और एग्जाम भी हो रहा है एमसीक्यू। पहले क्या होता था, जो जेई और नीट के बच्चे होते थे उनको आंसर देना आता था, बट राइटिंग स्किल नहीं आती थी, जिसके चलते उनके बोर्ड में नंबर बहुत कम आते थे। सो स्टूडेंट्स, अब तो बहुत ही आसान हो गया है। जो जेई के लिए कहते थे कि हम तो सॉल्व कर लेते हैं बट नंबर नहीं आता है, अगर अब आपका नंबर नहीं आ रहा है एमसीक्यू होने के बावजूद, तो फिर आपकी कॉन्फिडेंस की कमी है, आपकी प्रैक्टिस की कमी है। ओके स्टूडेंट्स, सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब आता है कि हमें क्या क्या करने चाहिए जिससे हमारा 40 आउट ऑफ 40 होगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज द रेगुलर, देखना वर्ड, रेगुलर प्लस प्लान शेड्यूल्ड। डूज एंड डोंट में सबसे पहले डूज का मैं देख रहा हूं कि रेगुलर और प्लान शेड्यूल। अगर आपका प्लान शेड्यूल नहीं है, आप रेगुलर कर रहे हो, ठीक है, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो, क्यों? पहले पढ़े नहीं हो, तो ज़्यादा पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो, लेकिन प्लान वे में नहीं पढ़ रहे हो। किसको कब पढ़ना है, किसका थ्योरेटिकल पढ़ना है, बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा, टाइम मैनेजमेंट का वीडियो में डाला हूँ हमारे चैनल पे। आप चैनल के माध्यम से टाइम मैनेजमेंट को देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे डिवाइड करके और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो रेगुलर और प्लान शेड्यूल बनाइए और उसको पढ़िए। सॉरी, स्टिक फॉर्मूला बुकलेट ऑन द टेबल। अब क्या करना है, फॉर्मूला बुकलेट टेबल पे चिपका दीजिए जहाँ स्टडी टेबल है। और आजकल तो क्या है, सर्दियों का माहौल आ गया है, अब बच्चे अपना जो स्टडी रूम होता है उसको बेडरूम में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको लगता है कि हम तो स्टडी रूम में करेंगे, हमारे पेरेंट्स हमको ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हम रात में 2 बजे तक पढ़ेंगे, हम बेडरूम में पढ़ेंगे। बेडरूम में बिल्कुल मत पढ़िए। जानते हो ना बेडरूम क्या बोलता है? बेडरूम का एक ही गाना गाता है, एक बार आजा 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 आजा। तो बेडरूम यही कहता है कि आइए आराम कीजिए, तो उसको नहीं दिखना चाहिए। अगर आपका उससे फैसिलिटी नहीं है कि बेडरूम और स्टडी रूम आप अलग कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट इतना ज़रूर कर दो कि आपका जिस डायरेक्शन में फेस हो रहा है उस डायरेक्शन में बेडरूम ना दिखे। दैट मीन्स 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए आपका स्टडी टेबल और बेड का, ठीक है। तो बीच में आप बैठिए, आपको दिखना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ है। तो फार्मूला जो है उसको टेबल पे स्टिक कर दीजिए। और फार्मूला क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जब भूल जाओगे क्वेश्चंस ना, तो यही फार्मूला आपको यूज होगा, और आप जब देख लोगे कि अच्छा ये फार्मूला है, क्वेश्चन भी तुरंत सोल्व हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी होगा। और देखो फार्मूला याद कैसे होते हैं, फार्मूला कोई वैसा दवा नहीं है कि हम आज पाइथागोरस का दवा खा लिए तो पाइथागोरस हमें पूरा याद हो गया। अरे ये कोई दवा नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप किसी रोड पे 10 दिन से जा रहे हो, तब तो उस रोड को पता है कि किस रोड पे जाने से किधर क्या मिलता है। लोकेशन आप रिपीटेशन में करते हो कोई वर्ड, तब ना पता चलता है कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है। तो फॉर्मूला भी वैसे ही याद होंगे कि उसी रिपीटेशन में आपको काम करने होंगे, उसी रिपीटेशन में उसके वेस्ट आपको न्यूमेरिकल बनाने होंगे रेगुलर, तो फॉर्मूला सॉल्व होगा, फॉर्मूला याद रहेगा। थर्ड पॉइंट इज रेगुलर वन शॉट सेशन। वन शॉट सेशन में जो बताया, हर चैप्टर का वन शॉट सेशन देखते रहिए, उसके लिए जो भी हो जाए
उसको आप करते रहिए। वन शॉर्ट सेशन इज टू इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। मूव टू द फोर्थ पॉइंट, सोल्व द क्वेश्चन फास्ट। यहाँ पे देखिए, आपको जो है ये चीज़ नहीं कहा जाएगा कि आप क्वेश्चन धीरे धीरे क्यों कर रहे हो या जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये एमसीक्यू है। आप कितना जल्दी करोगे वो आप ही को बेनिफिट होगा, स्लो करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बट यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है कि आप क्वेश्चन फास्ट कर रहे हो कि स्लो कर रहे हो, बट आपको मिस्टेक्स नहीं करने हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी का मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ राइटिंग स्किल की नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी बन रही है खराब बन रही है। द मेन मोटो इज टू गेट द आउटकम्स। आपका आंसर क्या आया, मेन पर्पस वही है। आप जल्दी करके आए, 2 स्टेप आप छोड़ दिया, आप डायरेक्ट आंसर निकाल लिए, आप ऑप्शन से आंसर पुट कर दिए, क्या किए। सेकेंड पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू गेट आउटकम्स। आपका करेक्ट आंसर क्या था, वो क्या आया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फिफ्थ वन, क्या कहता है, वेटेज ऑफ चैप्टर्स। ये आपके माइंड में होना ही चाहिए कि किस चैप्टर का वेटेज क्या है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है और हमारा वो रेड जोन में है, तो आपका तो 50% से भी बेकार रिजल्ट जाने वाला है, ठीक है। तो ग्रीन जोन में हाईएस्ट वेटेज का चैप्टर होना कंपलसरी है। इसके लिए आपको जितना मेहनत करना पड़े आप कीजिए। ओके, सो मूव टू द डोंट्स। आपको क्या करने हैं, अवॉइड मोर स्लीपिंग आवर्स। बच्चों फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे नींद को त्यागना होगा। नींद नहीं त्यागिएगा फिर रिजल्ट को त्याग करना पड़ेगा। त्याग तो करना ही पड़ेगा, आपको एक चीज़ तो छोड़ना ही पड़ेगा। आइदर नींद छोड़ दीजिए या फिर रिजल्ट का उम्मीद छोड़ दीजिए। एक चीज़ छोड़ना है, आप डिसाइड कर लीजिए कि हमें क्या छोड़ना है, ठीक है। दोनों चीज़ बहुत ही कम लोग होते हैं जो दोनों मिलता है, बट उतने भी नहीं, वो दोनों में थोड़े थोड़े कंप्रोमाइज़ करते हैं। सोइए, बिल्कुल सोइए, बट जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना ही सोइए। ऐसा नहीं कि यार कंबल में ओढ़ लिए, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, कैसे निकले बाहर, बहुत ज़्यादा ये है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाहर शीत गिर रहा हो या फिर कुहासा हो, कोई भी कंडीशन हो, आप एक्सक्यूज खुद से मत दीजिए कि सूर्य निकला होता, सूर्य की किरणें आती रहती, ठंड कम पड़ता। मतलब सेल्फ मेडिटेटेड जो होता है ना, एक्सक्यूज मत बनाइए। अगर आपकी बॉडी की रिक्वायर्ड जेन्युइनली लग रहा है कि हमें नींद चाहिए, आप सोइए। अगर आपको लग रहा है कि हमारा रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गया नींद का, वो लगेगा नहीं ज़्यादा, बट अंदर से उसको लगाना होता है कि आई हैव टू वेक अप एंड डू योर वर्क। ओके, डोंट बी लेजी। सेकेंड पॉइंट का यही था, आप बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि हमें बहुत ही प्लान्ड वे में पढ़ना है। शेड्यूल जो आपको 7 डेज़ का मैं दिया हूँ उसको अच्छे से फॉलो करना है। लेजी मत बनिए, लेजी बनिएगा नहीं अच्छे से होगा, क्योंकि आपका ये जो रूटीन है ना, डेली रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, किस लेवल तक जाना चाहते हो, ये आपका डेली रूटीन आपको डिफाइन करता है कि हाउ मच लॉन्ग यू हैव, कितना ऊपर आप जा सकते हो। द थर्ड पॉइंट इज द डोंट मेक अनरियलिस्टिक एंड द हेक्टिक शेड्यूल। वैसा कुछ भी मत बनाइए जो आपको लग रहा है कि हम ये शेड्यूल पूरा ही नहीं कर पाएंगे। आप उठते हो आजकल 9 बजे, 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, ठीक है, और आपने शेड्यूल बना दिया अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock 5 o'clock में आप लगा दिया कि 5 to 7 फिजिक्स। अरे हाउ इट इज पॉसिबल? अरे हो जाएगा, पॉसिबल है, ओनली फॉर 2 days। तीसरे दिन से क्या होगा, फिर से वही 8 बजे, और पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि हम तो 4 बजे सोते ही हैं। वैसा काम मत कीजिए, सुबह उठिए, जल्द उठिए। बहुत ही ज़्यादा है, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सूर्योदय से पहले ही जगते हैं। आप कोशिश कीजिए, दैट इज़ नॉट अ वन डे एक्टिविटी। इफ स्विच नहीं है बॉडी कि बॉडी का एक स्विच को प्रेस किया और उसके बाद से हमने डेली सुबह उठने लगा, नहीं।
दैट इज द शेड्यूल यू हैव टू प्रैक्टिस पर डे। ठीक है, तो अनरियलिस्टिक एंड हेक्टिक शेड्यूल मत बनाइए, जो आपसे हो पा रहा है वैसा ही शेड्यूल बनाइए, उसको 100% फॉलो करने की कोशिश कीजिए। डोंट ट्राई टू फिनिश एग्जाम अर्ली ड्यू टू द एमसीक्यू। बच्चे क्या करेंगे कि एमसीक्यू देख रहे हैं, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 करने हैं, 90 मिनट का टाइम है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 से ज़्यादा मिनट लग रहा है, 2 मिनट से ज़्यादा उसको दिया जा रहा है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 40 क्वेश्चन को 40 मिनट में ही निपटा देंगे, बस टिक कर गए, और बाहर जब आएंगे तो इतना कॉन्फिडेंट लगेगा कि 40 आउट ऑफ 40 आने वाला है, लेकिन जब वो अपने दोस्तों से पूछेंगे कि इसका आंसर क्या था, तो वो बताएगा कि बी के जगह पे सी होना था। तो उसको उस समय रियलाइज होगा कि थोड़ा सा हम स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेते। उसने जल्दबाजी में क्या किया, कोई एक स्टेटमेंट पढ़ लिया कि विच वन इज करेक्ट के जगह पर समझ गया विच वन इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि उसको जल्दबाजी में है, तो जो करेक्ट होना था वो इनकरेक्ट ऑप्शन मार के आ गया। क्यों? वो जल्दबाजी में पढ़ कुछ और लिया। तो अपना माइंड को कंसंट्रेट रखिए, जल्दबाजी में कोशिश मत कीजिए, बट हाँ एटलीस्ट 70 to 75 मिनट में आप पेपर फिनिश कर लीजिए। और लास्ट का जो 15 मिनट बच रहा है उसमें एक बार ओवरव्यू कर लीजिए कि हमारा क्या कुछ मिस्टेक्स है, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, कुछ टफ हैं। ठीक है, तो आप ऐसे वहाँ पे मूव कर सकते हो, क्योंकि ये 90 मिनट है, वो आपसे कोई मांगेगा भी नहीं और 90 मिनट के बाद आपको कोई देगा भी नहीं। तो जो करना है ये 90 मिनट में ही करना है। सो दैट 90 मिनट को यूटिलाइज अच्छे से कीजिए। कुछ ज़रूरत नहीं है, कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि आधा घंटा पहले निकल के हमें किसी और से बाहर मिलना है, उससे मिल लेंगे, नथिंग मोर। ओके, नेक्स्ट वन इज डोंट स्टक ऑन द सेम क्वेश्चन फॉर द लॉन्गर टाइम। कोई ऐसे क्वेश्चंस पे आप मत स्टक कर जाइए कि वो आ ही नहीं रहा है और आप तो जज्बा पे ले लिए अपना, अरे मैं तो एडवांस का तैयारी कर रहा हूँ, हमसे फिजिक्स का क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा। आप ऐसा खुद से सेल्फ मत कॉन्फिडेंट ले लीजिएगा कि क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं, अरे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, आज आपका दिन खराब था उस क्वेश्चन के लिए, अगले दिन बन जाएगा, आपको रूम पे जाते वो क्वेश्चन बन जाएगा, हो सकता है। तो आप ऐसा माइंडसेट से मत जाइए कि हम तो ये के क्वेश्चन, हम तो जेईई एडवांस का है, हम तो अपने कोचिंग में फर्स्ट रैंक लाते थे, हम तो 300 का पेपर देते जेईई मेन में, उसमें 250 280 आता था, 300 में 300 भी आए थे कितने बार। तो वैसा खुद में कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ठीक है, आज नहीं बनना, नहीं बनना देखेंगे, बट बनना चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट टू द 10th 11th एंड 12th। कुछ बच्चों का प्री बोर्ड भी चल रहा है अभी, सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एग्ज़ाम सब कुछ होता है, एग्ज़ाम आपको मेजर करता है कि आप कितना डेप्थ में हो, बट एग्ज़ाम आपको ये नहीं बताता है कि आप कितना आगे जाओगे। ठीक है, सो आपके प्रैक्टिस, इस दोनों स्टेटमेंट के बीच में एक ही वर्ड घुसा है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप कितना आगे जाना है इस चीज़ पे कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप काउंसलिंग गुरु का एक चैनल है, आप उस पर आकर, ठीक है, देख सकते हो, बहुत सारे वीडियो हैं। ठीक है, बहुत सारे वीडियो है, आप उसको देख के फ्रेंड को रिकमेंड कर सकते हो, टर्म 1 में कैसे पढ़ाई करना है वो बता सकते हो। और बाकी जेईई नीट के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके रिलेटेड भी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वो देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मिल के चले तो मंजिल क्या, हम इतिहास लिखेंगे। मिल के चले तो मंजिल क्या, हम इतिहास लिखेंगे। एक काउंसलिंग गुरु का स्लोगन है, आपकी मिलन से ही हमारी प्रोग्रेस है, हम आपसे ही मोटिवेट होते हैं। आप अगर कुछ कमेंट सेक्शन में लिखते हो वो हमें जज्बाती बनाना है कि हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके बीच में पहुंचाना है। ठीक है, आपका जो कमेंट सेक्शन, आपका जो प्यार मिला है चैनल के प्रति, उसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ऑल द बेस्ट।